हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी पॉलिटी एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जहां पर आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ के क्वेश्चंस। इससे पहले क्लास सिक्स्थ के क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे। 3 से 4 चैप्टर्स हमारे रह गए थे। उन चैप्टर्स को जब मैं पढ़ रहा था तो व्हाट आई रियलाइज़ कि केस स्टडीज़ हैं सब काफ़ी कुछ ज़्यादा उसमें, और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़, क्वालिटी एमसीक्यूज़ उसमें से नहीं बन रहे थे। उनको स्किप करते हुए डायरेक्टली सेवन्थ क्लास के एमसीक्यूज़ हम अटैम्प्ट कर रहे हैं। एंड आई हैव ट्राइड कि सेवन्थ क्लास की पूरी जो एनसीईआरटी है उसमें पॉलिटी के जो बेस्ट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, मैंने बहुत लिमिटेड नंबर रखा है और सारे चैप्टर्स को इस वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, you have to find the correct option. First statement is the idea of universal adult franchise is based on the idea of justice. Your second statement is justice and equality are essential elements of a democracy. तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। आपको पॉज बटन प्रेस करना है। यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आप अपना फाइनल स्कोर भी उसमें ज़रूर मेंशन करेंगे। राइट आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए, वन ओनली, यानी केवल पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नन। आई होप आपने अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है। लेट्स सी व्हाट इज़ द राइट आंसर। Right answer is option number B. Right, so when we are talking about option number B, it means this is the right option. एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस। ये स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाती है? ये इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द आइडिया, यहाँ से स्टार्ट होता है, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। तो जब हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो ये आइडिया जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है, ये आपका जस्टिस पे डिपेंड नहीं करता, ये आपका इक्वालिटी पर डिपेंड करता है। राइट, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, नॉट जस्टिस। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट इसमें इसलिए सही हो जाती है, जस्टिस एंड इक्वालिटी आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। ये हमने कई बार पढ़ भी लिया है। हमने कई बार देखा है कि कोई भी डेमोक्रेसी हो उसमें द आइडिया ऑफ जस्टिस और द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, इट इज़ द प्राइम एलिमेंट ऑफ एनी डेमोक्रेसी। राइट, सो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन. Let's move to our second question, and which was the first state to implement midday मील प्रोग्राम? भारत में वो कौन सा राज्य था जिसने मिड डे मील प्रोग्राम सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था? योर ऑप्शंस आर ए, आंध्र प्रदेश, बी, केरल, सी, तमिलनाडु, डी, राजस्थान. यू हैव टू प्रेस द पॉज बटन एंड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, आई एम श्योर आपने अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है. लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट इज तमिलनाडु. तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट मिड डे मील प्रोग्राम. ठीक है, कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी इज टॉकिंग अबाउट मिड डे मील स्कीम, एंड दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच. वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पहला ये याद रखना है कि ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है, ये जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एलिमेंट्री गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, जहाँ पर बच्चों को कुक्ड लंच यानी पका हुआ जो भोजन होता है वो दिया जाता है. राइट, और एंड तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम इन 2001. तो पहली बार इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु. और कब किया गया था? इट वाज लॉन्च्ड इन 2001. ठीक, एंड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए सारे स्टेट्स को, उसके बाद इसे सारे जो राज्य हैं उनमें इम्प्लीमेंट किया गया, और उसके बाद इसको सेंटर ने जो है इम्प्लीमेंट किया है. ठीक है, okay, so let's move to our next question, which among of the following statement is or are true for article 15? आपको article 15 के बारे में सही statement बताना है. Your first statement is the state shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, resident, or any of them. Second statement is no citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to access to shops,
public restaurants, hotels, temples, and places of public entertainment. So you have to identify the true statement, the correct statement. Your option is one only, two only, both, none. So press the pause button and mention your answer in the comment box. Let's see what is the right answer. The right answer is option number D. It means both of the statements are wrong. दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हैं. तो क्यों है गलत? Let's find out. तो एनसीईआरटी में एक बॉक्स आपको देखने को मिलेगा जिसमें आर्टिकल 15 को डिस्कस किया गया है. आर्टिकल 15 इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाया था अपनी पॉलिटी की सीरीज़ में, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको वो कवर करवाया था. जिन लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, उनका आंसर डेफिनेटली सही रहा होगा. सो लेट्स सी आर्टिकल 15 बोलता क्या है. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 there is a prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth. very important. ठीक है, तो ये 5 आपके ग्राउंड्स हैं जिनमें आपको देखने को मिलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि भैया रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर स्टेट जो है, राज्य है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. तो पहली स्टेटमेंट में क्या गलती है? पहली स्टेटमेंट में गलती यह है कि प्लेस ऑफ बर्थ की जगह यहाँ पे रेसिडेंट लिख दिया गया है. तो इसका मतलब ये जिस स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है. यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आना चाहिए था, ना कि रेसिडेंट आना चाहिए था. अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट में क्या गलती है. नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स. यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट्स, यहाँ पर जाने से नहीं रोका जा सकता. कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को जो है धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर रोक नहीं सकता. राइट? कहाँ पे नहीं रोक सकता? किसी शॉप में जाने से, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, प्लेसेस ऑफ बर्थ में. राइट? वेल्स का यूज़ करने से नहीं रोक सकता. टैंक्स, बैथिंग हैट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन और होली पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड, सो एंड सो फोर्थ. लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वाली स्टेटमेंट में क्या गलती है? तो यहाँ पर गलती ये है दैट नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, ठीक है, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू. तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ तक भी ठीक है. एक्सेस टू शॉप्स यहाँ तक भी ठीक है. पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स भी ठीक है. जो गलती है वो है टेम्पल्स. राइट? टेम्पल नहीं लिखा है आर्टिकल 15 में. तो ये एक थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है कि आपके शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स के अलावा टेम्पल्स में भी जाने से आपको नहीं रोका जा सकता. तो जब हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में टेम्पल्स नहीं मेंशन है. तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं आपकी. देखते हैं अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म डिग्निटी. सो आपको ये बताना है कि डिग्निटी जो टर्म है इसको सबसे बेहतर तरीके से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है. योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट मीन्स गिविंग अदर्स मोर इम्पोर्टेंस देन योर सेल्फ. सेकेंड स्टेटमेंट इज इट मीन्स कंसिडरिंग अदर्स सुपीरियर टू योर सेल्फ. C option is it means thinking of oneself and others as worthy of respect. Your D option is it means thinking of oneself and others as worthy of equal opportunities. So press the pause button, write your answer in the comment box. Think about it. ठीक है? Okay, I hope आपने अपना आंसर नीचे मेंशन कर दिया है. Let's find out the right answer and the right answer is option number C. ठीक है? सो देखते हैं डिग्निटी की डेफिनेशन. वो आपसे पूछ रहा है कि डिग्निटी को सबसे बेहतर तरीके से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन करती है. इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इट मीन्स गिविंग अदर्स मोर इंपॉर्टेंस देन योर सेल्फ. नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता. यानी जब आप किसी और को अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो क्या उसको डिग्निटी कहेंगे? नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता. इट मीन्स कंसिडरिंग अदर्स सुपीरियर टू योर सेल्फ. नहीं, ऐसा भी नहीं है. हम औरों को अपने से सुपीरियर कंसीडर करेंगे तो हमारी तो डिग्निटी वायलेट हो जाएगा, है ना. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. इट मीन्स थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. यस, हो सकता है. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं. इट मीन्स थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स एज वर्दी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. तो ये भी हो सकता है. अगर हम देखें तो दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव कॉनोटेशंस में है, पॉजिटिव सेंस में है. तो ये
होने के ज़्यादा चांसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, सी और डी। ए और बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो नेगेटिव कॉनोटेशंस में है। सी और डी पॉजिटिव में भी है और हो सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि ज़्यादा सही कौन सा है सी और डी में, तो ज़्यादा सही होगा आपका सी ऑप्शन। और अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने तो डायरेक्टली इसको डिफाइन किया है। दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। जब आप अपने को और दूसरों को सम्मान के लायक जब आप समझते हैं तो उसको डिग्निटी कहते हैं, राइट। किसी और को सुपीरियर या खुद को इन्फीरियर समझना डिग्निटी नहीं होता। जब आप खुद को और दूसरों को जो है रिस्पेक्ट के वर्दी जब आप उन्हें मानते हैं तो उसको डिग्निटी कहा जाता है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4. So your next question is question number 5. You have to find out the correct statements. Your first statement is the government must safeguard the right to life of every person. Okay, so अच्छा statement है. The government must safeguard the right to life of every person. Second statement is if a public hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that the protection of life is being violated. अगर आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसकी रेलिवेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो एक हेल्थ क्राइसिस अपने देश में हुआ है, जिस तरीके से अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे तरीके से फेल हो गया है, मैनेजमेंट फेल है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, और हम एक टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट अपने सिटीजन्स को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो उस बैकग्राउंड में ये क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी में आपको ये देखने को मिलता है 7th क्लास की एनसीईआरटी में। सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं या कौन से ऑप्शन रॉन्ग है। योर ऑप्शन 1 इज़ 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, नन। सो प्रेस द पॉज बटन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई होप अपने अपने आंसर मेंशन कर दिया है। सो लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इज सी ऑप्शन, यानी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों के राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करे। इट इज़ मैंशन इन योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है। इफ़ अ पब्लिक हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ बीइंग वायलेटेड। तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी। अगर आपने 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें केस स्टडी आपको देखने को मिलता है जहाँ पर हाई कोर्ट इंस्ट्रक्शन देता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट को कि क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल में इलाज प्रॉपरली नहीं मिल पाया था, टाइमली नहीं मिल पाया था, सो दे हैव टू कंपनसेट फॉर दैट। तो कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलती है केस स्टडी, राइट। हकीम शेख का केस उसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ से निकाली है, गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। सो ये क्लियरली मेंशन है आपके एनसीईआरटी में दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट दे विल सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, ठीक। इसके अलावा दूसरी स्टेटमेंट, इफ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन, राइट। दोनों स्टेटमेंट आपकी सही होती हैं। देखते हैं अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या ये सही है? भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्या ऐसा है? सेकंड स्टेटमेंट, स्पीकर इज़ द लीडर ऑफ द हाउस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर जो होता है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या फिर नन। दोनों स्टेटमेंट गलत है। अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और आई होप आपने मेंशन कर दिया है। सो लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट आंसर इज आंसर ए, यानी ऑप्शन ए, यानी केवल पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों है? तो लेट्स फाइंड आउट। तो एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं, और इसमें एनसीईआरटी की भी ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। भारत में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, उनकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। सो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनफैक्ट 2 आपकी यूनियन टेरिटरीज़ की भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली एंड पुडुचेरी की, ठीक है। और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को डिवाइड किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कन्वीनियंस ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, राइट, ठीक। सो एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है जो हमने स्टेटमेंट में देखा, दैट स्पीकर इज़ द लीडर ऑफ द हाउस। क्या स्पीकर होता है लीडर ऑफ द हाउस? नहीं, स्पीकर थोड़ी होता है लीडर ऑफ द हाउस।
आपका लीडर ऑफ द हाउस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जैसे लोकसभा की जब आप बात करते हो तो आपने सुना होगा, ठीक है, तो लोकसभा जो है, लोकसभा में जो हाउस का जो लीडर होता है, सदन का जो नेता होता है, वो कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसी तरीके से जब आप बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सदन का नेता होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप बात करोगे कि हु इज़ द हेड ऑफ द लोकसभा, तो हेड ऑफ द लोकसभा का जो आंसर होगा वो स्पीकर होगा, क्योंकि स्पीकर उसका प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, वो उसको प्रिसाइड करता है, मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पे हम सदन के लीडर की बात कर रहे हैं, हाउस ऑफ द लीडर। तो हाउस ऑफ द लीडर आपका लोकसभा के केस में प्रधानमंत्री होगा, और किसी भी राज्य की विधानसभा के केस में, लेजिस्लेटिव असेंबली की केस में, वो आपका सीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, समोअन आइलैंड्स आर लोकेटेड इन। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी फैक्चुअल है, लेकिन ये क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि ये हमें नहीं पता होगा। राइट, तो आपको बताना है समोअन आइलैंड्स कहाँ पर हैं। योर फर्स्ट ऑप्शन इज नदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, नदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। सो राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आपको याद होगा 7th क्लास की एनसीईआरटी में केस स्टडी उन्होंने दी हुई है, तो वहाँ पे समोअन आइलैंड्स के बारे में मेंशन है। सो लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब आपके समोअन आइलैंड्स कहाँ पर हैं? सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में आपको समोअन आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। ये आपकी केस स्टडी है, और पहली ही लाइन में लिखा है द समोअन आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलती है, एनसीईआरटी में ये मेंशन है। ठीक है, आपने पढ़ा तो होगा, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है 6th एंड 7th क्लास के एनसीईआरटी में फ्रॉम द पर्पस ऑफ प्री, राइट, लेकिन मेंस के पर्पस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छी लैंग्वेज, बहुत अच्छे केस स्टडीज़, एग्जाम्पल्स, डेटा वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको मेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। प्री के पर्पस से बहुत कुछ आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। राइट, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सोशल रिफॉर्मर रामाबाई। तो आपको रामाबाई के बारे में बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज शी वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। क्या ऐसा था? क्या रामाबाई रानी लक्ष्मीबाई की कंटेम्प्रेरी थी? शी इज़ ऑल्सो नोन एज पंडिता। क्या उनका दूसरा नाम पंडिता भी था? एंड शी चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। क्या वुमेन एजुकेशन के लिए काम किया उन्होंने? राइट, सो योर ऑप्शंस आर 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 3 only. So press the pause button and try to attempt this question and then answer in the comment box. Let's see what is the right answer, and the right answer is option number C. ऑप्शन नंबर सी की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपका सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, यानी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। शी वॉज नॉट द कंटेम्प्रेरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की कंटेम्प्रेरी वो नहीं थी, बट शी वॉज नोन एज पंडिता। इसके अलावा शी चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। कहाँ पे लिखा है ये लिखा है आपकी एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलता है कि रामाबाई का जो टाइम पीरियड है वो 1858 से लेकर 1922 तक है। अगर आप रानी लक्ष्मीबाई का देखें तो 1857 में ही उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जब वो रिवॉल्ट चल रहा था, तो जाहिर सी बात है दे बोथ आर नॉट कंटेम्प्रेरी, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है। राइट, इसके अलावा शी चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम इन्होंने किया है। राइट, एंड शी इज़ ऑल्सो नोन एज पंडिता। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से आपकी कवर हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि अभी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था रकमाबाई से रिलेटेड, तो एक आपके लिए ये एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स, विमेन फ्रीडम फाइटर्स, या फिर जो है विमेन सोशल रिफॉर्मर्स, विमेन कंट्रीब्यूटर्स, ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। सो पंडिता रमाबाई का बर्थ कब हुआ था? 1858 में, एनसीईआरटी में मेंशन है।
क्वेश्चन में भी शायद ये पूछा जा सकता है कि इनको टाइटल जो पंडिता का दिया गया था वो किसने दिया था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के द्वारा इनको पंडिता का टाइटल दिया गया था। आप पॉज बटन प्रेस कर लेना और जो भी इन स्लाइड्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप उन्हें पढ़ लेना। मैं सिर्फ आपको की फैक्ट्स बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बट स्टिल आप एक बार जो भी स्लाइड्स में लिखा है उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और टाइटल था इनका, इन्हें सरस्वती का टाइटल भी दिया गया था क्योंकि संस्कृत टेक्स्ट में काफ़ी इनका अच्छा इनका लाइक होल्ड हो चुका था, राइट। इनके हस्बैंड का नाम था बिपिन बिहारी मेधवी एंड दे बोथ वर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ब्रेकिंग न्यूज़ वाली शादी इनकी होती है बिकॉज इट वाज एन इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। उसके बाद फिर इनकी डॉटर होती है जिनका नाम मनोरमा होता है। एनसीईआरटी में इनकी और इनकी डॉटर की फ़ोटो दे रखी है, दोनों साथ में हैं, राइट। एंड 1882 में इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसके बाद अपने हस्बैंड की डेथ के बाद ये काफ़ी ज़्यादा और एक्टिव होती हैं समाज सेवा में और एक बनाती हैं आर्य महिला समाज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ये पूछा जा सकता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य महिला समाज। तो आर्य महिला समाज की जो फाउंडर हैं वो हैं आपकी रमाबाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कहाँ पे बनाया जाता है इसको पुणे में इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक। इसके बाद एक कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है 1882 में। आपको बहुत अच्छे से याद होगा वो कौन सा कमीशन है, राइट। एक एजुकेशन कमीशंस के बारे में जब हमने पढ़ा था तो एक कमीशन हमने पढ़ा था जो कि आपका 1882 में फॉर्म हुआ था, एजुकेशन कमीशन है वो, ठीक है। सो यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द कमीशन विच वाज फॉर्म्ड इन 1882 एंड इट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। तो होता क्या है, ये जो कमीशन फॉर्म हुआ था इसमें रामाबाई को भी इनवाइट किया जाता है फॉर हर फीडबैक और उनके फीडबैक को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप इस एजुकेशन कमीशन का नाम मेंशन करेंगे, ठीक। ओके। इसके बाद इन्हीं के इनिशिएटिव्स पर, इन्हीं के फीडबैक पर वुमेंस मेडिकल मूवमेंट भी स्टार्ट किया जाता है बाय लेडी डफरिन। अब लेडी डफरिन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपके लॉर्ड डफरिन जो थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, उनकी वाइफ जो है उन्हें लेडी डफरिन कहा गया है। उनके द्वारा और रामाबाई के इनिशिएटिव के द्वारा भारत में विमेंस मेडिकल मूवमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा जोर मिलता है, राइट। इसके अलावा अमेरिका जाती हैं, इंग्लैंड जाती हैं, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेती हैं। सो बेसिकली ये अपना धर्म चेंज कर लेती हैं, ठीक है, कन्वर्ट हो जाती हैं क्रिश्चियनिटी में। और जब ये अमेरिका में जाती हैं तो ये मिलती हैं किन से, आनंदी बाई जोशी जी से। आनंदी बाई जोशी जी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है इसलिए बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन डॉक्टर, ठीक है। सो आनंदी बाई जोशी जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन डॉक्टर हैं एंड दैट इज़ द रीज़न ये नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा रमाबाई जो है एक शारदा सदन की भी स्थापना करती हैं और मुक्ति मिशन भी इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुक्ति मिशन वॉज एजुकेशन ऑफ चाइल्ड विडोज़। तो जो भी चाइल्ड विडोज़ हैं उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए रामाबाई ने मुक्ति मिशन लॉन्च किया था और इन्होंने शारदा सदन की भी स्थापना की थी। देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें केसरे हिंद का मेडल भी दिया था, केसरे हिंद का भी टाइटल दिया था, ठीक है। सो आपको याद होगा केसरे हिंद का टाइटल किसी और को भी मिला था। तो अगेन यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि कौन थे वो जिन्हें केसरे हिंद का टाइटल मिला था और नाराज़ होकर उन्होंने अपने केसरे हिंद का टाइटल वापस कर दिया था। सो रमाबाई भी जो थी उनको भी केसरे हिंद का टाइटल दिया गया था 1919 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विद दिस लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अमर जीवन इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, ठीक है। तो आपको बताना है कि अमर जीवन जो है जिसको माना जाता है पहली ऑटोबायोग्राफी किसी भी भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई, आपको बताना है ये भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने अमर जीवन लिखी है। आपका पहला ऑप्शन है रामाबाई, सेकंड ऑप्शन है रुकमाबाई, तीसरा ऑप्शन है रास सुंदरी देवी एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सरोजनी नायडू। Press the pause button and write the correct answer in the comment box. आई होप आपने अपना आंसर नीचे मेंशन कर दिया है। सो आपको ये बताना है कि अमर जीवन जो ऑटोबायोग्राफी है, देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई पहली ऑटोबायोग्राफी
कौन सी है, तो उसका नाम है अमर जीवन। और दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये लिखी किसने है, तो लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमर जीवन इज रिटन बाय रास सुंदरी देवी। ठीक, अगेन दिस इज मेंशन इन योर नॉट लक्ष्मीकांत, दिस इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 7th एनसीईआरटी। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रास सुंदरी देवी। तो रास सुंदरी देवी ने, जिनका टाइम पीरियड 1800 से 1890 तक है, उन्होंने ये किताब लिखी है अमर जीवन। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किताब का नाम और राइटर का नाम, राइट। चलो, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है, इनकी लाइफ के बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में दिया गया है, बट स्टिल फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव आई वुड रिकमेंड कि आप ज़रूर पढ़ना। आपको एक लैंग्वेज मिलती है, किस तरीके से मेंस के आंसर लिखे जाते हैं, किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। तो ये लैंग्वेज, ये केस स्टडीज़, ये रेफरेंसेस जब आप अपने आंसर्स में देंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटी होल्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Who wrote the famous book Sultana's Dream? सुल्ताना's ड्रीम किसने लिखी है, किसने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है सुल्ताना's ड्रीम? योर ऑप्शंस आर ए एनी बेसेंट, बी मार्गरेट अल्वा, सी तस्लीना नसरीन, डी रोकेया शेखावत। आपको बताना है सुल्ताना's ड्रीम की राइटर कौन है। प्रेस द पॉज बटन, मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। Let's see what is the right answer, and the right answer is option number D. ऑप्शन नंबर डी, मतलब रोकैया शेखावत ने किताब लिखी है। अगर आप एनसीईआरटी की बात करो तो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा बॉक्स उसमें आपको देखने को मिलता है अबाउट रोकैया शेखावत हुसैन के बारे में आपको देखने को मिलता है। रोकैया शेखावत हुसैन 1880 से लेकर 1932 तक इनका टाइम पीरियड है, राइट। और इन्होंने जो किताब लिखी है सुल्ताना's ड्रीम 1905 में लिखी है, और इस किताब में ये मेंशन करती हैं एक लेडी लैंड के बारे में, और ड्रीम है इनका बेसिकली एक ऐसी दुनिया के बारे में ये इमेजिन कर रही हैं जिस दुनिया में विमेन के पास इक्वल राइट होंगे, न सिर्फ उनके पास एजुकेशन राइट होंगे, राइट, यानी महिलाओं को वो इक्वालिटी देने के बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, और बहुत कुछ उन्होंने देखा है कि महिलाएं जो हैं वो प्लेन उड़ा रही हैं, महिलाएं जो हैं स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, कार चला रही हैं, राइट, फ्लाइंग प्लेन्स एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली हर आइडिया वॉज कि जो इंडियन वुमेन है उनको इक्वालिटी दी जाए। ठीक, तो ये कहाँ पर लिखा है? ये सुल्ताना's ड्रीम में लिखा है, जो किताब 1905 में लिखी गई थी, और इसमें एक लेडी लैंड की एक प्लेस के बारे में डिस्कस हो रहा है, और इसको लिखने वाली जो महिला है उनका नाम है रोकैया शेखावत हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है हु इन्वेंटेड टेलीविज़न। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। मैं नहीं मेंशन कर रहा था इसको, बट इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है यहाँ पर, और ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है। योर ऑप्शंस आर फाइलो फ्रेंसवर्थ, चार्ल्स फ्रांसिस, जॉन लॉगी बेयर्ड और बोरिस रोजिंग। यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन लॉगी बेयर्ड। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि इसका ज़्यादा सही आंसर ए ऑप्शन है, फाइलो फ्रेंसवर्थ। ये ज़्यादा सही आंसर है इसका, राइट। और अगर हम बाकी 4 लोगों के नाम देखें तो चार्ल्स फ्रांसिस भी आपके टेलीविज़न से रिलेटेड हैं, जॉन लॉगी बेयर्ड भी टेलीविज़न से रिलेटेड हैं, बोरिस रोजिंग भी टेलीविज़न से रिलेटेड हैं, और ज़्यादातर इसका आंसर जो दिया जाता है वो फाइलो फ्रेंसवर्थ दिया जाता है। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है जॉन एल बेयर्ड, राइट, एंड हिज इन्वेंशन द टेलीवाइज़र एंड अर्ली टेलीविज़न। तो ये भी देखो, दोनों सही आंसर है इसमें, दोनों के दोनों सही आंसर है, बट हम जाएंगे अपने एनसीईआरटी के साथ, तो फ्रेंसवर्थ की जगह हम लोग जाएंगे जॉन एल बेयर्ड। मैन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? अब ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हम उसको डिस्कस करेंगे, तो आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा और देखिएगा कि क्यों हम फ्रेंसवर्थ को इन्वेंटर ऑफ द टेलीविज़न बोलते हैं, या फिर हम जॉन एल बेयर्ड को क्यों कंसिडर करते हैं एज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल नंबर 1 इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिस्ट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिस्ट, जिसमें आपके 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं,
तो 169 टारगेट तो खैर आपको याद नहीं रखने हैं, बट 17 गोल्स आपको याद रखने हैं। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो लिस्ट है उसमें गोल नंबर 1 कौन सा है। योर ऑप्शंस आर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, climate action, zero hunger, no poverty. Press the pause button, mention your answer in the comment box. Let's see what is the right answer. And the right answer is option number D. Option number D का मतलब है no poverty. Right? So जब हम sustainable development goals की बात कर रहे हैं तो उसमें जो गोल नंबर 1 है that is no poverty. तो ये सारे के सारे गोल्स के बारे में स्लाइड में मेंशन है। अगर हम टोटल गोल्स की बात करें, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो देर आर टोटल 17 गोल्स, 169 टारगेट्स, 3040 इवेंट्स, 1278 publications, 5419 actions. So this is the current, this is the latest data. ये डायरेक्टली अभी जब मैं ये क्वेश्चन तैयार कर रहा था तो उसी वक्त मैंने ये लाइव निकाला है ये डेटा, राइट। तो आपको जो याद रखना है 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स हैं, सिर्फ इतना याद रखना है। इवेंट्स, पब्लिकेशन, सेक्शंस याद नहीं रखने हैं। और 169 टारगेट्स आपको 169 के 169 याद नहीं करने हैं, बट आपको 17 गोल्स ज़रूर याद करने हैं। गोल नंबर 1 की बात करें तो नो पॉवर्टी, ठीक है। गोल नंबर 1 जो है आपका नो पॉवर्टी, यही क्वेश्चन था। गोल नंबर 2 की बात करें तो ज़ीरो हंगर। गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड गुड वेल बींग। देन यू हैव क्वालिटी एजुकेशन, गोल नंबर 4। गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखो ये याद करने का पर्पज़ ये नहीं है कि प्री में आएगा, ये याद करने का पर्पज़ ये है कि ये मेंस में ज़रूर आएगा। और अगर आप देखो, आप इस वेबसाइट में एक बार जाना, ठीक है, और इसमें क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो नो पॉवर्टी से रिलेटेड आपको काफ़ी डेटा देखने को मिल जाएगा, राइट। इसी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो पूरा नो पॉवर्टी के ऊपर उनके टारगेट्स क्या हैं, एक्टिविटीज़ क्या हैं, रीसेंट डेटा क्या है। उसी तरीके से आप ज़ीरो हंगर को कवर करेंगे, गुड हेल्थ एंड गुड वेलबींग को कवर करेंगे। और अगर आप एक बार देखो इन सारे टॉपिक्स पर, तो ये सारे टॉपिक्स आपके जीएस से रिलेटेड हैं। जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 2, खासतौर से पेपर 2 और पेपर 3 से रिलेटेड है। और काफ़ी ज़्यादा हैवी कंटेंट आपको ये देते हैं आपके ऐसे राइटिंग के लिए। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ज़रूर एक बार इनको गो थ्रू करना। और यहाँ पे 4 से 5 पब्लिकेशंस भी इनके दिए गए हैं जो हमारे मतलब के हैं। एक बार जिन लोगों का 2-3 साल बाद पेपर है वो देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसको तो आप ज़रूर एक बार इस वेबसाइट को विजिट करिएगा। सो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। इसके अलावा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th गोल है आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। 11th है आपका सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12th है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। सो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि वो सारे टॉपिक है जो हम यूपीएससी में पढ़ते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ऐसे में यहाँ से बाहर कुछ नहीं आता, सारे क्वेश्चन इधर से ही आते हैं। जीएस पेपर 2 और पेपर 3 में यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। गोल नंबर 13 है आपका क्लाइमेट एक्शन। देन यू हैव लाइफ बिलो वाटर, गोल नंबर 14 है। 15 है आपका लाइफ ऑन लैंड। देन 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। एंड 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल। सो दीज आर योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। प्लीज़ गो थ्रू इट, प्लीज़ गो थ्रू दिस वेबसाइट। एंड एक दिन में अगर आप एक भी पढ़ लेते हैं तो भी आपके 17 डेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। देन यू हैव लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिवर तवा फ्लोज। जो रिवर तवा है या रिवर तावा है, ये कौन से राज्य में बहती है, किस राज्य से बहती है ये। योर ऑप्शंस आर: ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। सो मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो रिवर तावा आपकी कहाँ पर बहती है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये, राइट। ये भी एक केस स्टडी है, आई गेस टीएमसी करके एक ग्रुप बना था, तवा मत्स्य संघ करके, राइट, जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है, तवा मत्स्य संघ। तो ये भी आपकी केस स्टडी है, इसको भी आप गो थ्रू करेंगे और अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। सब कुछ एनसीईआरटी में है, जस्ट फिनिश योर एनसीईआरटी 10 बार, 15 बार, 20 बार, एंड यू विल क्लियर दिस एग्जाम, राइट। सो टेक दिस एनसीईआरटी वेरी सीरियसली। एंड आई गेस क्वेश्चंस आर डन नाउ। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड आपका जो अगला लेक्चर होगा वो क्लास 8 के एनसीईआरटीज़ पर होगा, राइट। सो एक बार आप इसे प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ़ योर फैमिली।
गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।